स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि पहले से ही आप लोगों को पता है कि पेपर 2 के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस का पीवाईक्यू चल रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पीवाईक्यू और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराया जा रहा है। जो डेली आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 10 रहती है, उसके साथ साथ उसके चारों ऑप्शन क्लियर कराए जाते हैं। तो चारों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल अगर बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन पर क्लास से आपको क्लियर कराए जाते हैं, जिसका लेक्चर नंबर ये 6 है। जो लोग अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बन गई है। वो प्लेलिस्ट से जाके अपना क्या करें, वो सारी क्लास लेक्चर 1 से देखना शुरू करें और सारे लेक्चर देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जो लोग चैनल पे नए विजिट कर रहे होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपकी सारी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू जो चल रही वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्र समीर का कारण क्या होता है। समुद्र समीर का कारण क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका कारण पूछ रहा है समुद्र समीर क्या होता है। एक समुद्र समीर होता है, दूसरा स्थल समीर होता है। एक स्थल समीर भी होता है और एक क्या होता है, समुद्र समीर होता है, ठीक। एक स्थल समीर होता है, दूसरा क्या होता है, समुद्र समीर होता है। इन दोनों पे हम बात करेंगे। तो अगर पहले हम बात कर लें किस पे, कह रहा है समुद्र समीर क्या होता है। तो समुद्र समीर का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। जब आप लोगों को पता होगा, जब दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी के साथ साथ समुद्र भी गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, पृथ्वी के अपेक्षा समुद्र देर में गर्म होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, देर में गर्म होता है। जो पहले गर्म हो जाता है, यानी पृथ्वी पहले गर्म हो जाती है, तो इसकी जो वायु होती है, ठीक है, क्या होता है, इसकी जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। स्थल गर्म होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगती है जो वायु होती है, ठीक है। गर्म होकर क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब ऊपर की ओर उठ जाती है, जो वो वायु क्या होती है, ऊपर की ओर चली जाती है, तो जो वायु का स्पेस बच जाता है, उस वायु में समुद्र की तरफ से ठंडी वायु क्या होती है, प्रवेश करती है उसका स्थान लेने के लिए। तो जब समुद्र की ओर से चलेगी हवाएं, और जब वायु इधर स्थल की ओर आएगी, तो जब समुद्र क्या है, ठंडा है पृथ्वी की अपेक्षा, तो वायु क्या होगी, ठंडी होगी। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, जो समुद्र के आसपास के एरिया होंगे, यानी हम कह सकते हैं समुद्र का जो तट होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो समुद्र समीर होता है, ये जो घटना होती है समुद्र समीर की, ये हमेशा याद रखिए दिन के समय में होगी।
दिन के समय में होगी समुद्र समीर की घटना। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम बात करें, कह रहा है क्या कि दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रात्रि के समय समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं। ये कह रहा है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, वही कह रहा है जो इसमें मैंने बताया कि समुद्र का जो जल होता है वो देर में गर्म होता है, लेकिन स्थल क्या होता है जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल क्या होता है जल्दी गर्म हो जाता है। तो यही ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यानी इसमें उल्टा कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, ये भी गलत है, क्योंकि स्थल क्या होता है जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी वो क्या होता है ठंडा भी होता है। तो ऐसी कंडीशन इसमें बन रही है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम स्थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं स्थल समीर कहते हैं। और स्थल समीर जो होता है वो रात में होता है, रात्रि के समय में स्थल समीर होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समुद्र समीर और स्थल समीर आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पेपर 2 वालों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास 3 परख नलियाँ हैं, उनका नाम है ए, बी और सी में फिनाप्थलीन क्या किया जाता है विलयन भरा हुआ है। परख नली ए में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। बी में कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयन के रंग इस प्रकार हैं। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये जो फिनाप्थलीन है ये क्या करता है जलीय और अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है। ठीक है, किसमें जलीय तथा अम्लीय मामले में क्या होगा, अम्लीय माध्यम में अगर हम बात करें, इन दोनों माध्यम में ये क्या हो जाएगा रंगहीन रहेगा, कोई रंग नहीं रहेगा इसका, ये रंगहीन रहेगा। ठीक, वहीं पर अगर बात कर लें ये अगर क्षारीय हो जाए, ठीक है, वहीं पर अगर बात कर लें कि ये क्षारीय हो जाए अम्लीय की जगह पे, तो जब ये क्षारीय हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब ये रंगहीन की बजाय ये रंग में बदल जाएगा। और किस रंग में, ये गुलाबी रंग में बदल जाएगा। किसमें, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। तो हम अगर बात करते हैं किसकी, ये कह रहा है, ये कह रहा है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, ये क्या है HCl है।
और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH है। NaOH है, एक क्या है, अम्ल है, दूसरा क्षार है और तीसरा क्या है, जल है। तो तीनों कंडीशन इसमें लिखी हुई हैं। क्या है, तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं, कह रहा है जल में और अम्ल में, इन दोनों माध्यमों में क्या होता है, ये रंगहीन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, रंगहीन रहता है। लेकिन अगर माध्यम क्षारीय होगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगीन होगा। तो देखिए सी में तो आसुत जल है, तो जब सी में आसुत जल है तो जब जल है तो ये रंगहीन होगा, तो रंगीन होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, और रंगहीन नहीं रंगीन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये रंगीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, रंगीन लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा, मतलब ये कह रहा है कि ए क्या है, रंगहीन होगा। तो ए में देखिए क्या है, ए में रखा हुआ है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है। बी में क्या है, बी में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बी में क्या होगा, गुलाबी होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ठीक है, ये क्या है, ये क्षार है, हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, क्षार है। तो जब क्षार है तो क्षार क्या होता है, गुलाबी होता है। तो ये तो गुलाबी सही है। फिर अगर हम बात करें, कह रहा है सी में क्या होता है, रंगीन है, सी में आसुत जल है। ठीक है, क्या है, सी में आसुत जल की 2-3 बूंदें डाली जाती हैं, तो ये कह रहा है कि रंगीन है। तो यहाँ पर रंगीन की बजाय क्या होना चाहिए, चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ये ए में क्या है, रंगहीन कह रहा है, ये तो सही है क्योंकि अम्ल में तो रंगहीन होता है। तो ये भी सही, ये कुछ डाउटफुल है, इसको पहले देख लेते हैं। बी कह रहा है ए में गुलाबी होगा, तो ए में तो गुलाबी नहीं होगा, ये तो गलत। ए क्यों नहीं गुलाबी होगा, क्योंकि ए में तो अम्ल है और अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है, रंग होता ही नहीं। ए में कह रहा है कि रंग ही, सी ऑप्शन देखिए, ए में रंगीन है, होता है, रंगहीन होता है, सही है। बी में रंगहीन है, बी में क्या है, क्षार है, तो ये रंगहीन नहीं होगा, ये रंगीन होगा। डी में देखिए ए फीका हरा होगा, ए कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। और यहाँ पर जो रंगीन दिया गया है, ठीक है, तो रंगीन की जगह पे आप इसको सही कर लीजिएगा, ये रंगहीन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रंगहीन होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक अच्छा क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी यानी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय है। रोमंथी जंतु कौन होते हैं, उन पे अगर हम पहले बात कर लें, तो जो रोमंथी जंतु होते हैं, ये ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, उनको रोमंथी कहते हैं। यही जुगाली आप लोग अपनी भाषा में जानते होंगे कि पागुर करते हैं। ऐसे जंतु जो पागुर करते हैं उनको रूमिनेंट जंतु कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका जो पेट होता है यानी अमाशय होता है, ठीक है, इसको अमाशय भी कहते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 प्रकार या 4 भाग में डिवाइड होता है। इन चारों भागों की अगर हम बात करें
तो इनका पहला भाग जो होता है, इसका जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, रूमेन होता है। जो पहला भाग है उसे रूमेन कहते हैं। जो दूसरा भाग है इसे रेटिकुलम कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। जो तीसरा भाग है उसे ओमासम कहते हैं, ओमासम कहते हैं। फिर अगर बात करें जो चौथा भाग है, एबोमासम कहते हैं, एबोमासम कहते हैं। तो ये हमारे चार पार्ट होते हैं इन जंतुओं के, जो रूमिनेंट होते हैं। जो रूमिनेंट होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं पेट के यानी अमाशय के। अगर हम बात कर लें और तो ये क्या करते हैं, अगर हम बात कर लें और तो ये क्या करते हैं कि ये भोजन को, ये क्या करते हैं, भोजन को यानी ये क्या भोजन करते हैं, घास को जल्दी जल्दी खा जाते हैं। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, खाकर ये रूमेन में रख लेते हैं, रूमेन में सेव करके रख लेते हैं, बचा लेते हैं। उसके बाद ये रूमेन से अपने मुंह में फिर लाते हैं, ठीक है, मुख में फिर लाते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, चबाते हैं, इसका पाचन करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा रूमिनेंट किसे कहते हैं। रूमिनेंट जंतु कौन कौन से होते हैं, और अगर हम बात कर लें तो ये और कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें भैंस होती है। फिर अगर बात कर लें गाय होता है, और गाय के साथ साथ अगर हम बात कर लें तो हिरण होता है, और हिरण के साथ अगर बात कर लें तो बकरी होता है, भेड़ होता है, और जिराफ होता है। ये जितने भी जंतु हैं इनको हम रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, भोजन करके जो भी इनका जैसे घास खा के क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा के रूमेन में क्या करते हैं, रख लेते हैं। और उसके बाद ये मुंह में लाके दोबारा इसका पागुर करते हैं, यानी इसको चबाते हैं और जुगाली करते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। तो ये तब पाचन करते हैं। तो ये हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, भैंस, गाय और हिरण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिल्ली, भैंस और हिरण। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भैंस, गाय और कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गाय, हिरण और कुत्ता। तो इनमें से देखिए भैंस तो है, बिल्कुल है, गाय है, बिल्कुल है, हिरण भी है, बिल्कुल है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में देखिए बिल्ली है, ये नहीं होता है। सी में कुत्ता है, ये नहीं होता है। डी में भी कुत्ता है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका कह रहा है कि निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार करना है। खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। और कहना है क्या, खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रखा है केला, बैंगन, भिंडी, कद्दू, जिसे काशी फल कहते हैं। कद्दू को काशी फल कहते हैं, ये याद रखिएगा। कह रहा है इनमें से पौधों का ऐसा युगल यानी जोड़ा चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट खाए जाते हैं।
उनको पूछ रहा है खाने योग्य, उनको पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके 2 पार्ट खाए जाते हैं। तो अगर हम बात कर लें कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहली चीज़ आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कह रहा है कि केला। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है केला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, केला। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैंगन, सी कह रहा है भिंडी और डी कह रहा है कद्दू। ठीक है, तो अगर हम केले की बात करें तो केला का भी क्या होता है, 2 पार्ट खाए जाते हैं। जैसे अगर इसके देखा होगा आप लोगों ने कि इसका फल भी और इसका फूल भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर बैंगन क्या होता है, फिर बैंगन नहीं होता है क्योंकि इसका एक ही पार्ट खाया जाता है। फिर अगर बात कर लें किसकी, भिंडी की, तो इसका भी एक ही पार्ट खाया जाता है। और उसके बाद कर ले कद्दू की, तो ये भी क्या होता है, 2 पार्ट इसके भी खाए जाते हैं। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे प्याज होता है, मूली होता है और सरसों होता है, इनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, यही पूछ रहा है। तो इनके अलावा ये भी पार्ट होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ए और डी। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सी और डी, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बी और सी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ए और डी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो पुष्प दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा पुष्प है जो केवल पुष्प नहीं है, वो पुष्पों का गुच्छा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा पुष्प है जो पुष्प ना हो के पुष्पों का गुच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूर्यमुखी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धतूरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चाइना रोज, जिसे हम लोग कहते हैं गुड़हल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड़हल। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये भी क्या होता है, एकल फूल होता है, ये भी एकल होता है और ये भी एकल होता है। जो सूर्यमुखी होता है इसमें छोटे छोटे कई फूल होते हैं, यानी छोटे छोटे फूल होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे फूलों का जो समूह होता है, समूह जो होता है वो एक क्या होता है, फूल बनाता है, जो कि हम क्या कह सकते हैं, ये समूहों का गुच्छा होता है। यही आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आपकी 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए आप एक किसान हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बहुत कम पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो देखने में काफ़ी भारी हो। ठीक है, ये कह रहा मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। ठीक है, अब आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जान गए होंगे कि काली मृदा किसके लिए उपयोग की जाती है, ये आप लोग जान ही गए होंगे। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, उष्ण जलवायु भी आप लोग जानते होंगे, और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं,
तो आप निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता देंगे? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा आप लगाने के लिए उत्सुक होंगे जिससे क्या है कि आपके पास मिट्टी का जो प्रकार है, जलवायु की जो कंडीशन है, उनमें इनमें से कौन सा ऐसा पौधा लगाएंगे जो कि आप रेशा उससे प्राप्त कर सकें? तो कह रहा है जूट। ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है जूट। ऑप्शन नंबर डी है जूट कह रहा है। तो अगर जूट की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी में होता है, ठीक है, जलोढ़ में होता है। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, ऑप्शन नंबर सी की, नारियल की, तो नारियल रेतीली दोमट मिट्टी में, क्योंकि इसके लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर पानी न रुके, पानी भरे ना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि काली मृदा कपास के लिए ही उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। काली मृदा कपास के लिए ही उपयोग में लाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काली मृदा को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मृदा को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो फैक्ट आपको ज़रूरी होते हैं वो सारे आपको हर ऑप्शन में क्लियर कराए जाते हैं। चीज़ों को ध्यान से आप याद करिएगा, देखिएगा एक दो बार। अगर अपनी नज़रों से गुजार लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये एक भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन कराए हैं और ये अगर आप लोग अच्छे से किए होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। तो कह रहा है क्या, कह रहा कि एक हमारे पास क्या है, समतल दर्पण है। एक हमारे पास समतल दर्पण है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये कह रहा है। तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन कराया था जिसमें क्या है कि कोई व्यक्ति एक कुछ दूरी पे खड़ा था और दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब बन रहा था। तब मैंने बताया था एक समतल दर्पण पे अगर कोई प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु होगी, प्रतिबिंब उसकी दूसरी ओर उतनी ही दूरी पे बनेगा। ये याद रखिएगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा। डिस्टेंस सेम होगी, जितनी दूरी पे वस्तु होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, यानी कह सकते हैं समान दूरी पे बनेगा, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये 8 फीट या 8 मीटर दूरी पे वस्तु है तो इधर प्रतिबिंब भी 8 मीटर दूरी पर ही बनेगा। दूसरी चीज़ अगर देखें तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनता है, ये भी याद रखिएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, इसका जो प्रतिबिंब होता है ये पार्श्व प्रकृति का होता है। पार्श्व प्रकृति का मतलब क्या होता है, पार्श्व प्रकृति का होता है, पार्श्व प्रकृति का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको प्रतिबिंब में राइट हैंड दिखता है, और जब आप राइट हैंड उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लेफ्ट हैंड दिखता है। इसी को कहते हैं पार्श्व प्रकृति, और यही होती है आपकी तीन कंडीशन जो कि समतल दर्पण के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ये याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा तो आप अपना चेहरा कितना बड़ा देखेंगे दर्पण में, तो ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है
कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पे बनता है, अभी मैंने बताया, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम का होता है, बिल्कुल होता है। अभी बताया कि जब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट दिखाएगा और राइट उठाएंगे तो लेफ्ट दिखाएगा। आप लोग ये प्रैक्टिकल करके अपने दर्पण के सामने करके देख भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रतिबिंब आभासी होता है, तो ये अभी मैंने बताया कि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी भी ऑप्शन। तो हम देखते हैं बी सी डी किस में है। ए में देखिए ए बी सी है, गलत है। बी में देखिए ए बी सी डी है, गलत है। ये सी में कह रहा है बी सी डी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। डी में ए है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, 7वां क्वेश्चन हुआ। ये फैक्ट अगर आपको छोटे छोटे फैक्ट क्लियर रहेंगे तो आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ये चीज़ें आप आराम से समझते हुए चलिएगा। जो क्लियर नहीं होगा वो बता दीजिएगा कि नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो उसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको। वो क्वेश्चन क्या था, वो वायरस से था। वायरस जनित रोग मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम आपको बैक्टीरिया जनित रोग बताएंगे। जीवाणु जनित रोगों की अगर हम बात करें, जीवाणु जनित रोगों की अगर हम बात करें तो ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जीवाणु जनित रोग। तो अगर हम बात करें पहला, तो टिटनेस होता है, ये याद रखिएगा, टिटनेस होता है। अगर हम बात करें क्या नंबर 2 पे, तो ये होता है टाइफाइड। टाइफाइड होता है, जिसे मियादी बुखार कहते हैं आप लोग। ठीक है, क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। और हम बात करें तीसरे पे, अगर बात करें तो तीसरा क्या होता है, हैजा होता है। फिर बात करें कौन होता है, तो तपेदिक होता है। तपेदिक होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें तो क्या होता है, निमोनिया होता है। निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया से ही होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से ही होता है। तो ये हमारे कुछ रोग थे जो वायरस से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो हम ऑप्शन पे अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छोटी माता। छोटी माता तो मैंने कल ही बताया था पिछली क्लास में कि छोटी माता क्या होता है कि ये वायरस से होता है। ठीक, किससे होता है, वायरस से होता है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी कह रहा है कि तपेदिक। तपेदिक तो होता है, मैंने ये देखिए लिखा हुआ है, जिसे हम टीबी कहते हैं। तो ये सही है। फिर अगर बात करें न्यूमोनिया, तो ये भी होता है। और मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, तो ये भी होता है। तो बी नंबर ऑप्शन तो आपका राइट आंसर हो रहा है। फिर हम बात कर लें सी नंबर पे, तो मलेरिया। मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया मैंने कल ही बताया था। छोटी माता अभी ऊपर कैंसिल करवा दिया, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि वो चाहे बैक्टीरिया जनित रोग हो या फिर वायरस जनित रोग हो, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लिया जाता है। जहाँ जहाँ आपके
पेपर में साइंस पूछी जाती है वहाँ इनसे एक क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया जाता है। वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वो चाहे पीसीएस लेवल हो, वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड डाटा बुक, आप लोग जानते होंगे रीड डाटा बुक। कह रहा है रीड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन कह रहा है संकटपन्न प्रजातियों का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलुप्त प्रजातियों का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वनस्पति का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पशु वर्ग का। तो हम बात कर लें किसकी, बात करते हैं रीड डाटा बुक की। तो एक ऐसा दस्तावेज होता है, ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि सार्वजनिक होता है। कैसा होता है, ये सार्वजनिक होता है। इसमें 3 प्रकार के पन्ने होते हैं, 3 रंग के पन्ने होते हैं, जिनको अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, दर्शाई जाती हैं। अलग अलग चीज़ें दर्शाने का मतलब ये है कि जो जैसा प्रजाति होगी उसको उसी पन्ने के हिसाब से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक, उसी पन्ने के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे हम अगर बात कर लें कि जो हमारा क्या होता है, रीड डाटा बुक होता है। तो जब रीड डाटा बुक की बात करें तो इसमें तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि किसको किसको जगह दी जाती है। तो पहली चीज़ क्या है, जो क्या है पौधे, जानवर या फिर अन्य जीव, जो पौधे, जानवर या अन्य जीव इन सबको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, या तो इन सबके या तो विलुप्त हो गए होंगे, विलुप्त या विलुप्त होने के कगार पे होंगे, विलुप्त होने वाले होंगे, होने वाले होंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा, ये दुर्लभ होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, बहुत ही कम बचे होंगे, दुर्लभ स्थिति में होंगे। क्या होंगे, दुर्लभ स्थिति होगी इनकी। ऐसी अगर स्थिति है तो इनको क्या किया जाता है, रीड डाटा बुक में क्या किया जाता है, इनकी एंट्री की जाती है। क्यों एंट्री की जाती है, क्योंकि इनको, इनके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जा सके। इसलिए इनके लिए ये रीड डाटा बुक बनाई गई है। इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, रंग कोडिंग किए जाते हैं। रंग पेज को कोडिंग किया जाता है, जिसमें से अगर हम बात करें, पहला अगर हम बात कर लें तो जो पहला होता है वो अगर हम बात कर लें लाल, लाल पेज पे किसको लिखते हैं, तो लाल पेज पे लिखते हैं गंभीर रूप से संकट में जो प्रजातियां होती हैं, गंभीर रूप से संकट ग्रस्त प्रजातियां। ठीक, फिर आगे हम बात करें तो क्या होता है, दूसरा कलर का जो पेज होता है वो नारंगी होता है, नारंगी होता है।
नारंगी में हम किसको रखते हैं? नारंगी में जो संकटग्रस्त हो उनको रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हम किसको रखते हैं? जो हरा पेज होता है उसमें हम किसको लिखते हैं? जो खतरे से बाहर हो, खतरे से बाहर हो। जो खतरे से बाहर हो ऐसी प्रजातियों को इसमें रखा जाता है। तो यही होती है एक रेड डाटा बुक। ठीक है, और रेड डाटा बुक में अब बात करते हैं किसको रखा जाता है, किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संकटपन्न प्रजातियों का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलुप्त प्रजातियों का, ऑप्शन नंबर सी वनस्पतियों का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पशु वर्ग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है कि इसमें दो ऑप्शन को चूज किया जाए। तो इसमें संकटपन्न प्रजातियों को जो संकट में है, ठीक है, उन पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को, ठीक है, जिनके पास संकट हो, ऐसी प्रजातियां जो संकट में हो उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ इसको विलुप्त वाले को बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है, जो गंभीर रूप से ग्रसित हैं, उनके बारे में हम इनको क्या किया जाता है, जिनका अध्ययन किया जाता है और इसमें एंट्री की जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्या है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन है प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो इस पे हम बात करें तो ये कह रहा है कि प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या है, पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। इस पे प्रकाश किरणें यहाँ पे पड़ी और पड़ने के बाद ये कह रहा है कि ये परावर्तित हो जाती हैं और भी पूर्णतः परावर्तित हो जाती हैं। और जब ये पूर्णतः परावर्तित होती हैं तो परावर्तन का नियम यहाँ पर काम कर रहा है कि जब पड़ने के बाद ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये परावर्तित हो जाएंगी। तो ये कहीं पे काट नहीं रही, ये इधर से आई इधर निकल गई। तो जब कहीं पे क्या होगा, यदि क्या है यदि प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, तभी प्रतिबिंब बनेगा। ये याद रखिएगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रखिएगा। और ऐसी कंडीशन में देखिए कहीं पर एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नो इमेज। ठीक है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है यह आभासी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ना आभासी ना वास्तविक ना तो किसी भी प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आभासी और समान साइज का बनेगा, इसमें तो होता है, इसमें तो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण की चीज़ें हैं।
फिर कह रहा है ये वास्तविक और आवर्धित होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के 10 के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रहे। कैसे रहे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखे हैं वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक आप जाके देख लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। टोटल पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि साइंस का जो पेपर बनता है सीटेट में वो आपकी फैक्चुअल नहीं पूछता है, वो आपके घुमा के क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल बेस देता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्लास में। तो ये आपके लेक्चर नंबर 6 ये ख़त्म होता है क्लास आज की। अगली क्लास जो होगी वो आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि आपको संडे ऑफ रहेगा। दूसरे पेज में बताते हैं। जो क्लास होगी आपकी, जो क्लास होती है आपकी वो संडे आपका ऑफ रहता है। संडे आपको कोई क्लास नहीं मिलती है। बाकी डे आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपको क्या होता है, क्लासेस मिलती हैं। वो चाहे आपका इम्पोर्टेंट कोई नोटिस हो, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस होती है उसी को हम कंफर्म कराते हैं आपको। अनऑफिशियल कोई नोटिस आपको हम नहीं साझा करते हैं आपसे, फालतू की चीज़ें नहीं कराते हैं। और बाकी आपकी जो होती हैं वो क्लासेस चल रही कंटिन्यू। ये इसको मिला के ये क्या हो गया आपका लेक्चर नंबर 6। और 6 लेक्चर में प्रत्येक में 10 क्वेश्चन, मतलब ये 60 क्वेश्चन। 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 क्वेश्चन अब तक के आपको मैंने क्लियर करा दिए हैं बहुत अच्छे से। तो चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, जिससे क्या हो, आने वाले समय में हम आपको मैथ का जो है टोटल पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट, यानी आपको फॉर्मूले और क्या है पीवाईक्यू करवा दें, जिससे क्या होगा आपका जो मैथ और साइंस का पेपर नंबर 2 में मैथ और साइंस का टोटल 60 क्वेश्चन आता है, ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन आता है, ये आपका क्लियर हो जाए। तो ये क्लास आज की यहीं तक। अगली क्लास आपकी मंडे को मिलेगी, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू बेस ही होगी। तब तक के लिए आप लोग जो लोग पूरी क्लासेस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। ठीक।